नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंजलि यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। यानी जो हमारी कोशिकाओं हैं, इसे दो आधार पर हम इसको अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला आधार था संगठन के आधार पर और दूसरा था केंद्रक के विकास के आधार पर। यदि हम संगठन के आधार पर बात करें तो इसे दो वर्गों में विभाजित किए थे, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। और यदि हम केंद्रक के विकास के आधार पर बात करें तो इसमें भी हम दो वर्गों में विभाजित किए थे। जिसमें पहला था प्रोकैरियोटिक और दूसरा था यूकैरियोटिक। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं कोशिका के आवरण के बारे में। क्या आप जानना चाहेंगे कि कोशिका का जो आवरण है यह क्या चीज होता है? आखिर यह जो आवरण है कोशिका का, यह कोशिकाओं के लिए क्यों जरूरी है? जिस तरह हमारे शरीर में यह त्वचा काम करती है, यह जो हमारी ऊपरी चमड़ी है, ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं के लिए उसका आवरण, जिसे हम कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और भी अलग अलग नामों से जानते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कोशिकाओं के आवरण के बारे में। कोशिका आवरण, कोशिका आवरण जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल कवरिंग, सेल कवरिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो हमारी कोशिकाओं का बाहरी आवरण है, इसे हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। यह जो कोशिकाओं का बाह्य आवरण है, जिसे कोशिका आवरण कहते हैं, इसे हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक कोशिका आवरण है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और इस कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में कहा जाता है सेल वॉल। वहीं अगर दूसरे आवरण की बात करें तो दूसरे को कहा जाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो अब यह कोशिका भित्ति जो है, तो हम यह जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा जीव है जिसके अंतर्गत कोशिका भित्ति जिसकी कोशिकाओं के अंतर्गत कोशिका भित्ति पाया जाता है, और ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिसकी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो सबसे पहले हम कोशिका भित्ति की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं जीवाणु की। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। इसके अलावा कवक में पाई जाती है, कवक यानी फंगस। इसके अलावा शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, शैवाल यानी एल्गी। इसके अलावा हम बात करें तो पादप में पाई जाती है, पादप यानी प्लांट्स में, प्लांट्स में। और अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें, यदि हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली इन सभी जीवों में, यानी जीवाणु, कवक, शैवाल, पादप, इन सब के अलावा सारे जीव जंतुओं में भी पाई जाती है। यह जो हमारी कोशिका झिल्ली है, यह जीवाणु में भी पाई जाती है, जीवाणु, बैक्टीरिया
फिर यह कवक में भी पाई जाती है, फंगस। इसके अलावा बात करें शैवाल की, तो यह शैवाल यानी एल्गी में भी पाई जाती है। और पादप की बात करें तो पादप में भी पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब में पाई जाती है, यानी एनिमल्स में। अब इसी जीव जंतु में मानव भी आ जाते हैं। जीव के अंतर्गत ही, जंतु के अंतर्गत ही मानव यानी ह्यूमन भी आ जाते हैं। तो यानी जब हम कोशिका भित्ति की बात करें तो वह जीवाणु, कवक, शैवाल, पादप इन सब की कोशिकाओं में पाया जाता है। वहीं अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली जीवाणु में, कवक में, शैवाल में, पादप में और इनके अलावा जितने भी जंतु हैं उन सब में यह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कोशिका झिल्ली सभी जीवों में पाई जाएगी, लेकिन कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती है। यह जो कोशिका भित्ति है यह जंतुओं में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। अब अगर हम बात करें कि जब कोशिका भित्ति की बात आएगी तो जीवाणु, कवक, शैवाल, पादप इन सब की कोशिका भित्ति जो होती है वह अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु के बारे में। अगर हम बात करें जीवाणु के बारे में तो जीवाणु की कोशिका भित्ति यह किस चीज से बनी होती है? तो यह बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। ग्लाइकेन की बनी होती है। वहीं अगर हम बात करें, अगला कवक की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कवक के बारे में। तो जब कवक की बात आएगी तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। अब आगे हम बात कर लेते हैं शैवाल के बारे में। तो यह जो शैवाल है, एल्गी है, इस एल्गी की कोशिका भित्ति, शैवाल की कोशिका भित्ति यह दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। वह दो पदार्थों का नाम क्या है? तो पहला है सेल्यूलोज और दूसरा है सेल्यूलोज और हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज की बनी है। अब बच गया पादप। तो अगर हम पादप की बात करें
तो यह जो पादप है इसकी कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब यह जो हमने 4 पदार्थों का नाम सुना, एक था पेप्टिडोग्लाइकेन और एक था काइटिन, सेल्यूलोज, फिर हेमीसेल्यूलोज, तो यह जो पदार्थ है यह आखिर क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हमने एक नाम सुना था पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि जीवाणु की कोशिका भित्ति थी, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी थी। पेप्टिडोग्लाइकेन, दूसरा है काइटिन, तीसरा था सेल्यूलोज, चौथा था हेमीसेल्यूलोज, तो यह जो पदार्थ हैं ये आखिर क्या हैं, तो ये सारे पदार्थ ये एक पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर यह पॉलीसैकेराइड्स क्या चीज है, तो अब आगे हम इसकी बात भी कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। इस पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे तो यह पॉलीसैकेराइड्स कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। यह पॉलीसैकेराइड्स एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हम ब्रीफली कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन कर लेते हैं तब पता चलेगा। बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो यह कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है सिंपल यानी साधारण, वहीं दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल रूप में। अब यह जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को भी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है मोनोसैकेराइड्स, इसे हम हिंदी में भी इसी तरह लिखेंगे, मोनोसैकेराइड्स। और दूसरा है डाइसैकेराइड्स। इसे विस्तार पूर्वक हम पोषण चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जब पॉलीसैकेराइड्स की बात आई तो थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना जरूरी हो गया था। और अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें
तो इसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स अब यह जो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स, यह क्या चीज होते हैं? तो वैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के वैसे अणु जिसमें एक अणु कार्बोहाइड्रेट या फिर एक अणु लिपिड या वसा मौजूद होता है उसे हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, और जिसमें दो अणु मौजूद होता है उसे डाइसैकेराइड्स कहते हैं। लेकिन जब दो से ज्यादा अणुओं में लिपिड्स मौजूद होते हैं तो उसे हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं कोशिका भित्ति की प्रकृति की, यानी जो हमारी कोशिका भित्ति है वो उसका नेचर कैसा है, वह किस प्रकार का के कार्य करती है। तो अब हम बात करने वाले हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की प्रकृति के बारे में। तो यदि इसके प्रकृति की बात की जाए तो कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल पारगम्य होती है। पारगम्य जिसे परमिएबल भी कहते हैं, परमिएबल होती है। अब यह जो परमिएबल या पारगम्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस पारगम्य का अर्थ है कि इसके द्वारा यानी कोशिका भित्ति के द्वारा कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर या बाहर हो सकता है। यानी यह जो कोशिका भित्ति है इससे कोई भी पदार्थ आसानी से अंदर और बाहर कोशिकाओं के हो सकता है। अब आगे हम बात करते हैं इसके कार्यों के बारे में। आगे हम बात करेंगे कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य तो जब हम इसके कार्यों की चर्चा करेंगे तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि यह जो है कोशिका भित्ति यह पादपों यानी पेड़ पौधों को सुरक्षा एवं संरचना प्रदान करती है। संरचना प्रदान करती है। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। अब आगे हम बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली
जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। आगे हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो यह जो कोशिका झिल्ली है, इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोशिका झिल्ली उन सभी जीवों में पाया जाता है जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह जो एक स्टेटमेंट है कि कोशिका झिल्ली उन सभी जीवों में पाई जाएगी जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? हमने पिछले क्लास में और पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि यह जो कोशिका झिल्ली है वह सभी जीव, यानी या तो हम जीवाणु को ले लें, कवक, शैवाल, पादप या फिर कोई भी जीव जंतु, पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सबको ले लें तो सब में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और अब हम एक कथन देख रहे हैं कि कोशिका झिल्ली उसमें पाई जाएगी जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। और हमने पिछली क्लास में यह बहुत अच्छी तरह से जाना कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सबका शरीर कोशिकाओं से निर्मित है। और जब संसार में सारे जीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित है तो इस ऊपर के कथन के अनुसार हम यह भी कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में कोशिका झिल्ली पाई जाएंगी। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। देखिए साइंस जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते आपको बस ये ध्यान में रखना होगा कि हम एक दूसरी चीजों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक हम स्टेटमेंट लिए कि कोशिका झिल्ली उन जीवों में पाई जाएगी जिनका शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, इसे हम यहाँ तक लाकर मतलब सिद्ध कर दिए कि हाँ यह बात बिल्कुल सही है कि अब संसार में जितने भी जीव हैं सबका शरीर कोशिकाओं से निर्मित है। तो इस अनुसार हम यह भी कह सकते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं सभी के शरीर में कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। अब आगे हम कोशिका झिल्ली के बारे में कुछ और बातों को जान लेते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह कोशिका झिल्ली कौन से पदार्थ से मिलकर बनी होती है। तो जब हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, तो यह कोशिका झिल्ली, यह जो है यह फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड्स नामक पदार्थ से बनी होती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि मैम ये फॉस्फोलिपिड अब क्या बला आ गई है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह जो फॉस्फोलिपिड है इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब फॉस्फोलिपिड्स, इसे हम इंग्लिश में भी इसी प्रकार लिखेंगे, फॉस्फोलिपिड्स। तो यह जो फॉस्फोलिपिड है यह एक प्रकार का लिपिड का अणु है। लिपिड जिसे हम फैट्स भी कहते हैं, वसा, यह एक प्रकार का लिपिड का अणु है जो शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली का, शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के कोशिका झिल्लियों का संगठनात्मक स्वरूप है। यह लाइन देखिए साइंटिफिक तरीके से लिखा गया है, इसलिए यह बहुत भारी भरकम लाइनें लग रही है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यही है कि जितने भी कोशिका झिल्ली, चाहे किसी भी प्रकार की कोशिका है, अगर उसमें कोशिका झिल्ली है तो जितनी भी कोशिकाएं हैं सबकी कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, और यही इस लाइन में भी लिखा हुआ है। यानी जो ये फॉस्फोलिपिड है एक प्रकार का लिपिड्स है जो कि किसी भी कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली को एक संगठनात्मक स्वरूप प्रदान करता है। अब यह जो है फॉस्फोलिपिड्स, यह क्या करता है, यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने एवं उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु सहायक होता है।
अब इसके आगे हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली के कार्यों के बारे में। सबसे पहले उसकी प्रकृति देख लेते हैं। यानी यह जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति। यानी बाय नेचर अगर बात करें तो हमारी कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, यह हम जान लेते हैं। तो यह जो कोशिका झिल्ली है, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति जो होता है वह पारगम्य यानी पूरी तरह से किसी भी पदार्थ को अंदर और बाहर करने में सहायक होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य या इसी को हम कह सकते हैं चयनित पारगम्य होती है। चयनित पारगम्य यानी सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल होती है। अब इस अर्ध पारगम्य या फिर चयनित पारगम्य का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली, इसे हम चयनित पारगम्य इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है वह आवश्यक पदार्थों को शरीर के अंदर प्रवेश करने देता है, जबकि अनावश्यक पदार्थों को पदार्थों का प्रवेश निषिद्ध करता है। निषिद्ध करता है। यानी यह जो हमारा कोशिका झिल्ली है, यह आवश्यक पदार्थों को, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ हैं, उन्हें शरीर के अंदर आने देता है, लेकिन वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं उन्हें हमारे शरीर के अंदर आने से रोकता है। अब प्रकृति में एक और बात करें तो यह जो कोशिका झिल्ली है यह द्विपरत होती है। द्विपरत यानी बाय लेयर्ड होती है। हमारी कोशिका झिल्ली द्विपरत होती है। और इसका जो द्विपरत सिद्धांत है, इसके द्विपरत सिद्धांत को तरल मोज़ेक सिद्धांत कहा जाता है। तरल मोज़ेक सिद्धांत कहा जाता है।
तरल मोज़ेक सिद्धांत यानी फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी। अब कोशिका झिल्ली की जो द्विपरत सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया यह भी जान लेते हैं। कोशिका झिल्ली का मतलब आप लोग खाने वाला झिल्ली मत समझ लीजिएगा जो मार्केट में बिकते हैं। यह कोशिका झिल्ली कोशिकाओं के ऊपर, जैसे आपके शरीर के ऊपर त्वचा होती है उसी प्रकार कोशिकाओं के ऊपर कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली का द्विपरत सिद्धांत अगर इसकी बात करें तो इसका प्रतिपादन सिंगर तथा निकल्सन नामक वैज्ञानिकों ने की। कोशिका झिल्ली की जो द्विपरत सिद्धांत था उसका प्रतिपादन सिंगर तथा निकल्सन ने की। अब हम आगे और सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली के कार्यों के बारे में। इसके बाद हम अपने क्लासेस को एंड करेंगे। लेकिन क्लास खत्म हो जाए इससे पहले जाकर यदि आप लोगों में से कोई भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हमारी क्लासेस आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा तो उसे भी जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि इस टेलीग्राम में आपको बोर्ड PDF और क्विज भी मिलते हैं। तो अगर हम कोशिका झिल्ली की कार्यों की बात करें तो यह जो कोशिका झिल्ली है यह पोषक तत्वों तथा गैसों का स्थानांतरण करती है। यही इसका प्रमुख कार्य है। तो आज हम यही एंड करते हैं। हमारे सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।